आज 1 दिसंबर है और आज ही की दोपहर को सभी को अपने अपने बताए जगह पर जाना था। गाड़ी उनके कॉलेज से ही रवाना होने वाली थी। सभी उस प्रोजेक्ट को करने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। करीब 1:30 बजे सभी कॉलेज पहुंच गए। सभी ने प्रोफेसर से आशीर्वाद लिया, लेकिन प्रोफेसर ने सिर्फ उन 12 बच्चों को अपना खास ख्याल रखने के लिए कहा और ये भी कहा कि जो बंद आंखों से दिखेगा सिर्फ उसी पर भरोसा करना है। रंगनाथन यूनिवर्सिटी एक नामी दामी कॉलेज है जिसके बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन सारे कोर्सेज में से एक कोर्स पैरासाइकोलॉजी भी है, जिसके प्रोफेसर डी माधवन के पास लगभग 70 बच्चे पढ़ाई और ट्रेनिंग लिया करते थे। हर दिन बच्चे आते, पढ़ते और ट्रेनिंग लिया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जिसमें उन 70 बच्चों को एक ऐसा प्रोजेक्ट करना था जिसमें उन्हें भारत के उन जगहों पर जाना था जहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने का दावा किया जाता था। उन 70 बच्चों को लगभग 6 ग्रुप्स में बांटा गया। हर ग्रुप में लगभग 12 बच्चे थे। उन्हें वहाँ 12 दिनों के लिए एक साथ रहकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कंप्लीट करना था। उन 6 ग्रुप्स में से एक ग्रुप ऐसा भी था जो मनोर गांव जाने वाला था और उस ग्रुप में सतीश, मूर्ति, श्रद्धा, राज, प्रवीण, रवि, कार्तिक, लीजा, श्याम, देव और महर के होने के साथ साथ अदिति भी थी। देखा जाए तो ये मनोहर गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था, लेकिन वो नदी दिन में सूखी और रात में भरी नजर आती थी। दिन में वहाँ जाने की कोई वजह नहीं थी और रात में वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था। वहाँ सिर्फ इंसान ही रहते थे, परिंदे तो कम नज़र आते थे। एक बूंद पानी के लिए भी उन्हें 20 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था और राशन के लिए शहर। उस गांव में खुशहाली नाम की चिड़िया कम ही नज़र आती थी, कभी कभार गलती से। लोग वहाँ अंधेरा होने के बाद निकलना नहीं चाहते थे। ठीक 2:30 बजे थे। सभी गाड़ियाँ अपनी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। सभी खुश थे क्योंकि सफ़र सही चल रहा था। मनोर गांव सिर्फ 326 किलोमीटर दूर था। सब गाने के साथ झूम रहे थे, मस्ती में खोए हुए थे। तभी अचानक गाड़ी रुक गई और स्टार्ट बंद हो गया। अंधेरा बस होने ही वाला था तो सब ने चल के जाने की राय को बेहतर समझा और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें चादर ओढ़े हुए एक आदमी को देखा जो मनोर गांव की तरफ जा रहा था। सतीश ने पीछे से आवाज़ दी, भाई साहब, ओ भाई साहब, ये मनोर गांव कितनी दूर पड़ेगा? पर उस आदमी की ओर से कोई जवाब नहीं आया और वो बस चलता रहा। फिर सतीश और राज उसके पास गए और उससे फिर से पूछने की कोशिश की कि यह मनोर गांव कहाँ है और यहाँ से कितनी दूर है। चादर के ओढ़ने की वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर सिर्फ उसकी वो मुस्कुराहट, उसकी वो अजीब सी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। राज के बार बार पूछने के बावजूद जब उस इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराया, तभी महर ने बोला, छोड़ो, जाने दो, गाड़ी आ जाएगी। मूर्ति ग्रुप का फोटोग्राफर था, यानी उसे तस्वीरें खींचना अच्छा लगता था। उसने उस आदमी के साथ राज और सतीश की एक फ़ोटो भी खींची और तभी पीछे से अचानक गाड़ी की आवाज़ आ गई और वो फिर से चल पड़े। अंधेरा थोड़ा हो चुका था पर अब सब अपनी मस्ती में थे। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद जब श्रद्धा ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी वहाँ नहीं था और चादर ओढ़े हुए आदमी गायब हो गया। लेकिन उस बात को नज़रअंदाज करते हुए वो भी गाने में मस्त हो गई। करीब 7 बजने वाले थे। अब गाड़ी मनोर गांव के करीब पहुंच गई थी। पहुंचने के बाद गाड़ी से जब सब नीचे उतरे तो वो जगह पूरी अंधेरे से ढकी हुई थी। तभी सबने देखा कि दूर से कुछ रोशनी उनकी तरफ ही चल के आ रही थी। कोहरे की वजह से कुछ खास दिख नहीं रहा था, पर देखते ही देखते वो रोशनी उनके पास आ पहुंची और जब देखा तो पता लगा कि वो एक बूढ़ा आदमी है जो एक
लैंटर्न लेके आ रहा था। जब सतीश कुछ बोलने ही वाला था तो वो बुजुर्ग आदमी बोल पड़ा कि ये काली रात है और इसने अपने अंदर गहरे राज समाये हुए हैं। इन्हें कुरेदने की कोशिश मत करो और जल्द से जल्द घर के अंदर चलो, बाकी की बातें वहीं करेंगे। घर के अंदर पहुंचते ही सतीश ने बताया कि हम रंगनाथन यूनिवर्सिटी से आए हैं और यहाँ हमें 12 दिन रहकर अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है। उस बुजुर्ग आदमी ने बोला, जितने दिन रहना है तुम रह सकते हो, लेकिन शाम होने के बाद यहाँ आना जाना मना है। ये जगह आत्माओं से घिरी हुई है और अगर अपनी जान की परवाह करते हो तो सिर्फ उसी पर भरोसा करना जो तुम्हें बंद आँखों से दिखे। फिर सबने सोचा कि आराम कर लेना चाहिए, तो वो 12 लोग 3 कमरे में बंट गए और सोने से पहले जब मूर्ति अपने कैमरे में ली हुई तस्वीरों को टटोलने लगा तो उसने देखा कि उस फोटो में राज और सतीश तो थे, सिवाय उस चादर ओढ़े हुए आदमी के। वो तो उस फोटो से गायब ही हो गया था और मूर्ति शॉक हो गया। उसने सोचा कि ये बात सबको सब अभी बतानी होगी, पर राज चिढ़ उठा और उसने बोला कि मूर्ति सो जा और सोने दे। तो मूर्ति ने सोचा कि सुबह होते ही वो सबसे पहले सबको ये बात बताएगा, लेकिन किसे मालूम था वो रात किसी के लिए आखिरी रात थी। कुत्तों के रोनों की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। रात के करीब 2 बजे थे और राजीव सो रहा था कि कहीं से आवाज़ आने लगी, और राजीव की नींद टूट गई। जब वो उठा तो उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा था, तो उसने मूर्ति को जगाने की कोशिश की, पर मूर्ति नींद से नहीं उठा। तभी राजीव जब फिर से सोने वाला था तो उसने दरवाजे पे किसी के नाखून के खरोचने की आवाज़ सुनी और कुछ ही देर में ज़ोर ज़ोर से कोई दरवाज़ा पीट रहा था। राजीव डर के मारे बोला, कौन है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है जो मुझे बुला रहा है? कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया। जब राजीव सहमा हुआ अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था, तभी वह आवाज़ फिर से आती है, राजीव, राजीव। राजीव की तो जान ही छूट गई। उसने पूरी हिम्मत करके दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और जब उसने दरवाज़ा खोला, फिर अगली सुबह जब सतीश सबसे पहले उठा और बाहर निकला तो उसने देखा कि उन्हीं की बस उनकी तरफ आ रही थी। और बस से जब ड्राइवर उतरा तो उसने सबसे पहले पूछा कि साहब आप पहुंच गए थे? हमें तो इंजन ठीक करते करते पूरी रात लग गई। ये सुनकर सतीश के छक्के छूट गए। उसके होश उड़ गए कि ये क्या बोल रहा है, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? पर गाड़ी वाले ने कहा कि नहीं साहब, हम पूरी रात गाड़ी ठीक कर रहे थे। इतने में अंदर से आवाज़ आई जोरों की, और जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा मूर्ति की हालत बहुत ख़राब है। उसके तो पसीने ही छूट गए, उसके हाथ पांव काँप रहे थे और वो सिर्फ उस पीछे वाले जंगल की तरफ इशारा कर रहा था। सतीश, राज, श्याम और सभी उस जंगल की ओर गए तो देखा कि वो रास्ता खून से भरा हुआ था और उसका पीछा करते करते जब वे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजीव पेड़ से टंगा हुआ है। सभी हैरान थे, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। सभी ये सोच रहे थे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। गांव के लोगों की मदद से राजीव को नीचे लाया गया, लेकिन उस शरीर पे एक भी चोट का निशान नहीं था, पर पूरा खून उसके शरीर पर लगा हुआ था। जब सभी जंगल की ओर चले गए तो किसी ने वो ध्यान नहीं दिया कि महर अभी भी कमरे में सो रही थी। जब वो उठी और बाहर आई तो उसने